बब्बर के खून की 3 बूंदें जैसे ही धरती पर गिरी, 3 और बब्बर सामने खड़े हो गए और विद्युत को चारों तरफ से घेर लिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और राजकुमारी ऐश्वर्या ने फिर से सिंहासन से उठकर कहा, बाहर आ जाओ लड़के। ये खूंखार बब्बर मेरे कहने पर एक बार तुम्हारी जान बख्श सकता है। जितना इसका खून बहेगा उतने ही बब्बर पैदा होते जाएंगे और तुम्हारे जैसे शक्तिहीन योद्धा को ये आधे पल में ही खत्म कर देगा। जो राजकुमारी गले में वरमाला डालने वाली थी, अब वही काटेगी गला। सुनिए इस हैरत अंगेज कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और वो भी फ्री। हे भगवान, राजकुमारी ने अपने स्वयंवर की एक ऐसी शर्त रख दी है। बब्बर के मुंह से खून टपकने का मतलब जानते हो ना? हाँ, इसका मतलब बब्बर शेर के मुंह से खून की जितनी भी बूंदें धरती पर टपकेंगी, उतने ही नए खूंखार शेर पैदा होते जाएंगे और उनका सामना करना नामुमकिन होगा। मैं हूँ इंद्रपुरी की राजकुमारी और आज है मेरा स्वयंवर, जिसे जीतने वाला बनेगा मेरा पति और साथ ही उसको मिलेगा इंद्रपुरी का वो राज सिंहासन जिसे चारों दिशाओं के राजकुमार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या इस स्वयंवर की खतरनाक शर्त के आगे कोई योद्धा टिक पाएगा? क्योंकि इस स्वयंवर को जीतने के लिए खूंखार शेर बब्बर को हराना होगा। इतना कहकर राजकुमारी ऐश्वर्या अपने सिंहासन पर बैठ गई और पूरी राजसभा खूंखार बब्बर शेर की दहाड़ से गूंज उठी। बब्बर की दहाड़ से पूरी सभा सन्न रह गई और राजकुमारी ने एक बार फिर योद्धाओं को ललकारते हुए कहा, देखा आप सबने, ये बब्बर शेर अपने ही जैसे हजारों शेरों को सिर्फ अपने रक्त की एक बूंद से पैदा कर सकता है। इसीलिए ये स्वयंवर जीतना किसी मामूली योद्धा के बस की बात नहीं है। कौन है जो इस बब्बर को मारकर मेरे दिल के रास्ते इस सिंहासन पर कब्जा जमाने को तैयार है? जो योद्धा अपने आप को इस शर्त के काबिल समझते हैं वो सामने आ जाए। राजकुमारी की ललकार सुनकर दक्षिण कुल के राजकुमार गुस्से में तमतमाकर अखाड़े में कूद पड़े और 100 हाथियों को पटकने वाले राजकुमार एक ही बार में खूंखार बब्बर का शिकार बन गए। अब हर कोई हैरान था और परेशान भी। अपनी वीरता पर इतराने वाले योद्धा समझ ही गए होंगे कि इंद्रपुरी की राजकुमारी से शादी रचाना आसान नहीं है। इतना कहकर राजकुमारी अगले योद्धा को अखाड़े में बुलाने ही वाली थी कि तभी भीड़ को चीर कर एक पतला दुबला लड़का बिना किसी हथियार के अखाड़े में आ पहुंचा, जिसे देखकर पूरी राजसभा जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये तो विद्युत है, ये भी लड़ेगा क्या? इसके पास तो अपने माँ बाप की शक्तियाँ भी नहीं है। ये तो इंद्रपुरी का वो अभागा है जिसके पास चक्र की एक शक्ति भी नहीं। लेकिन ये यहाँ इस स्वयंवर में क्या कर रहा? भीड़ से लोग जोर जोर से विद्युत का विरोध करने लगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तभी विद्युत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं ये मुकाबला जीतूंगा और आप सबको दिखा दूंगा कि मैं भी इस इंद्रपुरी में रहने लायक हूँ। मुझे अपने आप को साबित करने के लिए बस एक मौका चाहिए। राजकुमारी ने विद्युत की आंखों में जो जुनून देखा, उसे देखकर वो उसकी कायल हो गई और मुस्कुराकर विद्युत से बोली, तुम्हें पता है ये खूंखार बब्बर कितना खतरनाक है? मुझे बस इतना पता है राजकुमारी कि अब मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकता। मुझे भी अपनी शक्तियाँ उजागर करनी है, इसीलिए मैं आज ये लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा भी। और इतना कहकर विद्युत अखाड़े में कूद गया और उसने जैसे ही खूंखार बब्बर के माथे पर पहला वार किया तो उसके माथे से खून बहने लगा। बब्बर के खून की 3 बूंदें जैसे ही धरती पर गिरी, 3 और बब्बर सामने खड़े हो गए और विद्युत को चारों तरफ से घेर लिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और राजकुमारी ऐश्वर्या ने फिर से सिंहासन से उठकर कहा, बाहर आ जाओ लड़के। ये खूंखार बब्बर मेरे कहने पर एक बार तुम्हारी जान बख्श सकता है। जितना इसका खून बहेगा उतने ही बब्बर पैदा होते जाएंगे और तुम्हारे जैसे शक्तिहीन योद्धा को ये आधे पल में ही खत्म कर देगा। राजकुमारी ऐश्वर्या इतना कहकर अपने सिंहासन पर लौट ही रही थी कि तभी विद्युत ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया और राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई। जो यहाँ कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। अब तुमसे ही होगी मेरी शादी और तुम ही मेरे साथ चलोगे उस जादुई गुफा में। लेकिन राजकुमारी की ये बात सुनकर विद्युत ने जो उत्तर दिया उसने सबको हैरान कर दिया। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। मुझे बस मेरा इनाम चाहिए, वो पैसे। ये सुनकर वो इनाम लेकर जाने ही लगा, तभी भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। यहाँ कोई ऐसा भी है जिस पर राजकुमारी के आदेश का कोई असर ही नहीं होता। लोगों की हंसी ने राजकुमारी के क्रोध को भड़का दिया। वो तमतमाई हुई आगे बढ़ी और विद्युत के हाथ से पैसे छीनते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है तुम में ये छोटा सा मुकाबला जीत कर। मैं तुम्हारी ये अकड़ निकाल दूंगी। आज से ठीक 2 दिन बाद होगा तुम्हारा मेरा सामना। अगर तुम मुझे हरा सके तभी ये पैसे ले जा सकोगे। विद्युत गिड़गिड़ाया, नहीं राजकुमारी, आपने ही कहा था
जो जीतेगा वही इनाम का हकदार होगा। मुझे ये पैसे चाहिए। लेकिन राजकुमारी के आगे उसकी एक न चली। बेबस मायूस चेहरा लिए वो लौटने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, विद्युत, राजघराने वाले तुम जैसे कीड़े मकड़ों को जब चाहे मसल सकते हैं। तूने राजकुमारी की बात न मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब ना पैसे मिले और ना सम्मान, और 2 दिन बाद मुकाबले में राजकुमारी तेरा क्या हाल करेगी ये तो भगवान ही जाने। विद्युत आंसुओं में डूबा जंगल की ओर चला जाता है। ठीक उसी समय किसी को पता भी न चला कि जहाँ एक और सब लोग अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे थे, उसी समय उनके साम्राज्य पर एक भयानक खतरा दस्तक दे रहा था। उधर राजघराने के रक्षक महान ऋत्विक ने अचानक देखा आसमान से गिरता हुआ एक आग का गोला नीचे इंद्रपुरी की तरफ आ रहा था। ये क्या है? वो इतनी तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है। जब ऋतिक वेदा ने ध्यान से देखा तो दरअसल वो एक महान योद्धा था जो किसी प्रहार से आहत होकर नीचे गिर रहा था। उसके शरीर से आग की लपटें लगातार निकल रही थी। जैसे ही ऋतिक वेदा उसके पास पहुँचे, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। थामा, आप यहाँ इस हालत में? ऊपर सब ठीक तो है ना? हम अभी एक महान रक्षक थे जो सालों से इंद्रपुरी साम्राज्य की रक्षा करते थे ताकि कोई भी बाहरी काली शक्ति साम्राज्य में न आ सके। ऋतिक वेदा के ऐसा पूछने पर थामा ने जो जवाब दिया, उसने ऋतिक वेदा के पैरों तले जमीन खिसका दी। साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। वो अग्नि ग्रंथ के पीछे काली शक्तियों की महारानी दुदुसी पड़ गई है। इंद्रपुरी के लिए सबसे बड़ा खतरा था काली नगरी की रानी दुदुसी, जो इस शक्ति पर कब्जा करने चली आई थी। उसकी काली शक्तियाँ इतनी प्रचंड थी कि आचार्य थामा उसके सामने टिक ही नहीं पाया और सीधे आसमान से घायल होकर धरती पर गिर गए। तो क्या दुदुसी वो अग्नि शक्ति ग्रंथ ले गई? नहीं ऋतिक, मैंने उस अग्नि शक्ति ग्रंथ को जंगलों में कहीं फेंक दिया है। फिर तो हमें उस ग्रंथ को ढूंढना होगा। अगर वो किसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो जानते ही हो उसमें कितनी शक्तियाँ हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। उस ग्रंथ को कोई आम इंसान देख या छू भी नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करेगा भी तो मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा। थामा के ऐसा बोलते ही ऋतिक वेदा को थोड़ी राहत मिली और वे थामा के उपचार में लग गए। पर वे दोनों नहीं जानते थे जिस राज्य की रक्षा उन्हें खाए जा रही थी, उसके लिए नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। जिस ग्रंथ को थामा ने सबसे छुपाकर जंगलों में फेंका था, उसने तो अपना वारिस चुन लिया था। सबके द्वारा हारा हुआ विद्युत जब सबसे गहरे जंगल में पहुंचा, पर तभी जंगल की घनी झाड़ियों में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। विद्युत तो शोर बढ़ा और जैसे ही उसने पत्तों को हटाया, उसके सामने पड़ा था अग्नि शक्ति ग्रंथ, वही ग्रंथ जिसे आचार्य थामा ने साम्राज्य के जंगलों में फेंक दिया था। ये क्या है? विद्युत को नहीं पता था कि उसके सामने रखा यह ग्रंथ पूरे साम्राज्य की किस्मत बदलने वाला था। उसने जैसे ही जिज्ञासा में हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को छुआ, अगले ही पल ग्रंथ से अग्नि की लपटें उठी और सीधा विद्युत के शरीर में समा गई। ये क्या हो रहा है? उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। कभी ऐसा लगा जैसे उसका लहू जल रहा हो। विद्युत के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से लाल अग्नि ज्योति झलकने लगी। नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है? विद्युत को नहीं पता था कि अनजाने में ही वो उस शक्ति का धारक बन चुका था जिसके लिए काली शक्तियों की महारानी दुदुसी पागल थी। इधर जैसे ही उस ग्रंथ को विद्युत ने खोला, आचार्य थामा को उसका आभास हो गया और उन्होंने चौंकते हुए कहा, ये तो असंभव है। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया जो 5000 सालों से कभी नहीं खुला। आज ये कैसे हो गया? कौन है वो? जैसे ही विद्युत ने उस किताब का आखिरी पन्ना खोला तो उस किताब में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी जो विद्युत के कानों को सताने लगी। धीरे धीरे उसका हाथ उस किताब के अंदर जाने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो। और देखते ही देखते विद्युत पूरा उस किताब में समा गया और एक ऐसी दुनिया में चला गया जो उसकी वास्तविक दुनिया से बहुत अलग थी। उसी क्षण उसके सामने एक अंधेरी शक्ति प्रकट हुई जो वर्षों से उसी किताब में बंद थी। वो कमजोर अवस्था में घुटनों के बल गिरते हुए विद्युत के पास आई और बोली, आखिरकार ये पल आ ही गया। ये ग्रंथ तुमने खोल दिया विद्युत और मुझे आजाद करवा दिया। अब तुम तो मरोगे ही और साथ में जलेगी पूरी इंद्रपुरी। सावधान हो जाओ इंद्रपुरी के लोगों, मैं आ रही हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान किताब के अंदर चला जाए? उस किताब के भीतर कैसी दुनिया थी और कौन कैद था उस किताब में जिसे विद्युत ने जगा दिया था? कैसे वो ग्रंथ
जो सदियों से किसी के हाथ नहीं खुला, अचानक विद्युत से खुल गया। आखिर कौन है यह विद्युत और क्यों हर बार शक्ति के मिलते ही वो बेहोश हो जाता है? 2 दिन बाद होने वाले मुकाबले में वो कैसे लड़ेगा राजकुमारी ऐश्वर्या से, जो उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन थी वो अदृश्य शक्ति जो अब इंद्रपुरी के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।